हेलो बच्चों, वेलकम टू मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री। आज का हमारा टॉपिक है सिनर्जिस्टिक इफ़ेक्ट और इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। तो सिनर्जिस्टिक इफ़ेक्ट की बात करें तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक तो है और इसमें से सवाल भी पूछे जाते हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि इसको काफ़ी अच्छे तरीके से किताबों में डिस्कस नहीं किया जाता, जिसकी वजह से बच्चों को इसके क्वेश्चंस करने में बड़ी दिक्कत फेस करनी पड़ती है। और कहीं ना कहीं ये अपने आप में बैक बॉन्डिंग का एप्लीकेशन है। बच्चों, बैक बॉन्डिंग का एक वीडियो मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ। अगर किसी ने ना देखा हो तो प्लीज़ वो वापस जाके पहले बैक बॉन्डिंग के वीडियो को एक बार देख लें। तो हम इस इफ़ेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, सिनर्जिस्टिक इफ़ेक्ट क्या है, इससे पहले आप मेटल के कार्बोनाइल के बारे में समझो। इसी को एग्जांपल लेते हुए इस इफ़ेक्ट को हम समझेंगे। तो बेसिकली हम यहाँ पे मेटल कार्बोनाइल्स को भी कवर कर लेंगे। तो आपको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन के पास लोन पेयर होता है उसके ऑर्बिटल में, जो कि वो मेटल सेंटर को डोनेट कर सकता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू, जिसकी वजह से वो एक लीगेंड की तरह बिहेव करता है। पर यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड के पास एक वेकेंट एक्सेप्टर ऑर्बिटल भी होता है पाई स्टार के फॉर्म में या पाई एंटी बॉन्डिंग के फॉर्म में, जिसमें वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी कर सकता है। और क्योंकि मेटल अपने ऊपर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं रखना चाहता, तो मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को बैक डोनेट कर देता है कार्बोनाइल कार्बन के पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, जिसको हम ल्यूमो भी कहते हैं। और मेटल जहाँ से करता है वहाँ हम उसको होमो कहते हैं। तो इसको हम होमो टू ल्यूमो ट्रांजिशन भी कहते हैं। कैसे? होमो का मतलब होता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ल्यूमो का मतलब होता है लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको हम पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन भी कहते हैं। तो आप बच्चे ध्यान देंगे, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड एक नॉर्मल लिगेंड की तरह बिहेव करते हुए कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। पर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को बैक डोनेट कर रहा है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, जिसकी वजह से यहाँ पे बैक बॉन्डिंग इफेक्टिव है। इसी बैक डोनेशन को, दिस बैक डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू द पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ CO लीडिंग टू अ म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन। म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन कैसा बच्चों? म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन आप समझ रहे हो, बिटवीन मेटल एंड CO which leads to maintain the energy is termed as synergistic effect। तो इस बैक डोनेशन को कार्बोनाइल कार्बन के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, जिसकी वजह से एक म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन बैठ रहा है। म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन किसके रिस्पेक्ट में? एनर्जी के रिस्पेक्ट में। दस मेंटेनिंग द नेट एनर्जी एंड स्टेबिलिटी इज टर्म्ड एज सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। बच्चों, सिनर्जी का मतलब ही यही होता है म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन में रहना, जैसे कि हम नेचर के साथ एक म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन में रहते हैं, उसी को हम सिनर्जी कहते हैं। क्योंकि हम भी काफ़ी सारे एनर्जी के एक्सचेंजेस करते हैं, आपको तो पता ही है, चाहे हम इनहेल कर रहे हो, एक्सेल कर रहे हो, चाहे डिफरेंट डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रोसेसेस क्यों ना हो रही हूँ, वहाँ पे भी सिनर्जी एग्जिस्ट करती है। ओके, अब बच्चों यहाँ पे अक्सर जो सवाल आएगा ना, वो दो किस्म से आएगा। एक वो आपसे बात करेगा MC बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ की, मेटल कार्बन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ है। दूसरा वो आपसे बात करेगा कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ और कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड स्ट्रेंथ पे। तो या तो हम MC के रिस्पेक्ट में डील करेंगे या तो हम CO के रिस्पेक्ट में डील करेंगे। तो हम समझ लेते हैं कि इन पे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करेंगे। पर एक जनरल बात बच्चों आपको पता होता है कि बॉन्ड लेंथ हमेशा बॉन्ड स्ट्रेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये बात बच्चों आपको पता है कि बॉन्ड लेंथ जितनी ज़्यादा होगी बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही कम होगी। ओके, अब वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि MC बॉन्ड और CO बॉन्ड की स्ट्रेंथ को इफेक्ट करते हैं? तो सबसे पहला फैक्टर है बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। मेटल का जितना ज़्यादा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, बच्चों ध्यान रखेंगे, मैंने कहा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, उतनी CO की बॉन्ड लेंथ कम होगी और CO की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। जबकि MC बॉन्ड में आपको उल्टा करना है, CO की बॉन्ड लेंथ कम होगी तो MC बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, CO की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो MC की बॉन्ड लेंथ कम होगी। तो फिर से समझते हैं, अगर मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव ज़्यादा है, CO बॉन्ड लेंथ कम, MC बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, CO बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा, MC बॉन्ड स्ट्रेंथ कम। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो पहला एग्जाम्पल मैंने लिया है FeH2O5 CO+2 एंड MnH2O5 CO+3। आपको पता है बच्चा यहाँ पे Mn का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है और CO का +2। हमने अभी अभी देखा था जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है पॉजिटिव, यहाँ पे वो Mn का है। तो जिसका पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है उसमें मेटल कार्बन की बॉन्ड स्ट्रेंथ कम और बॉन्ड लेंथ ज़्यादा आएगी, क्योंकि यहाँ पे Mn का पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है तो Mn कार्बन की बॉन्ड लेंथ Fe कार्बन से ज़्यादा होगी। और यही वो अगर CO की बात करता तो Fe वाले केस में CO की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा पाई जाती, जबकि Mn वाले केस में CO की बॉन्ड लेंथ कम पाई जाती। आप बस ऐसे समझो, जो आप मेटल कार्बन बॉन्ड के साथ कर रहे हो वही आपको CO के साथ उल्टा करना है। क्या करना है? उलट देना है। तो फिलहाल अगर मैं मेटल कार्बन को रेफरेंस मान के चलूँ
तो Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है, इसी वजह से Mn और कार्बन की बॉन्ड लेंथ, बच्चों ध्यान देंगे, बॉन्ड लेंथ Fe कार्बन से ज़्यादा है। दूसरा एग्जांपल लो आप, CuH2O होल CO -2 एंड MnH2O होल CO माइनस, अगवाई पूरा फिगर आप देखो माइनस, राइट। अब आप यहाँ पे देख सकते हो बच्चों कि ज़्यादा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट तो बात हम यहाँ करेंगे नहीं, यहाँ पे हम नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जिसका कम नेगेटिव होगा, जिसका कम नेगेटिव मतलब ज़्यादा पॉजिटिव हुआ, तो जिसका कम नेगेटिव होगा उसी की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा पाई जाएगी, राइट। तो ये बच्चों ये एक्चुअली में Mn के ऊपर जो है वो -3 है, Mn के ऊपर -3 का ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये पूरा आया नहीं है इसमें। तो Mn के ऊपर -3 है और Cu के ऊपर -2 है। तो कम नेगेटिव किसका है? Cu का है। क्योंकि Cu का कम नेगेटिव है तो मैं कह सकता हूँ वो ज़्यादा पॉजिटिव है, जिसकी वजह से Cu कार्बन की बॉन्ड लेंथ Mn कार्बन की बॉन्ड लेंथ से ज़्यादा आएगी। कम नेगेटिव का मतलब ज़्यादा पॉजिटिव, और ज़्यादा पॉजिटिव की बॉन्ड लेंथ Mn कार्बन की कम होगी क्योंकि उसका ज़्यादा नेगेटिव है। तो कॉपर कार्बन की बॉन्ड लेंथ विल बी ग्रेटर देन Mn कार्बन की बॉन्ड लेंथ। आई होप बच्चों आपको ये बात समझ में आई होगी। दूसरा फैक्टर है नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन। अब मान लो ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, आप क्या करोगे, आप नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स पे ध्यान दो। अगर नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो CO की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी और बच्चों MC की बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। बहुत आसानी से आप एग्जाम्पल से समझ सकते हो। मान लो मैंने FeH2O होल 5 CO3+ लिया और COH2O होल 5 CO3+ लिया। बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, अगेन यहाँ पे आ नहीं पाया वो। तो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है तो आप देख सकते हो Fe+3 में D5 होता है और CO+3 में D6 होता है। Fe के पास नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स कम है, डी इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो MC बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, इसलिए मैं कह सकता हूँ आयरन और कार्बन की बॉन्ड लेंथ CO कार्बन से ज़्यादा होगी। आसानी से समझ सकते हैं। फिर से देखो, Fe+3 D5 CO+3 D6। Fe के पास नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन कम, जिसकी वजह से उसकी MC बॉन्ड लेंथ क्या होगी बच्चों, ज़्यादा होगी, और CO की COC बॉन्ड लेंथ कम होगी। आई होप आपको ये बात बच्चों समझ में आई होगी। ओके, ठीक। तो दूसरा फैक्टर हो गया नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन। मान लो नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन भी आपको यहाँ पे सेम दिखाई देते हैं, ठीक। तो अब आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे चले जाओ। जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज़्यादा उसकी CO बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, MC बॉन्ड लेंथ कम। मान लो मैंने क्रोमियम का एक कंपाउंड लिया +3 स्टेट में और MO का कंपाउंड लिया +3 स्टेट में। बच्चों आपको पता है क्रोमियम के नीचे मोलिब्डेनम और उसके नीचे टंगस्टन आता है। तो मैं जानता हूँ कि मोलिब्डेनम का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज़्यादा है। क्योंकि मोलिब्डेनम का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज़्यादा है तो मोलिब्डेनम की MC बॉन्ड लेंथ कम होगी क्रोमियम की MC बॉन्ड लेंथ से। तो इसकी वजह से क्रोमियम कार्बन की बॉन्ड लेंथ मोलिब्डेनम कार्बन की बॉन्ड लेंथ से ज़्यादा है, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मोलिब्डेनम आपका 4D सीरीज़ में आता है और क्रोमियम आपका 3D सीरीज़ में आता है। ओके, ठीक है बच्चों। अब मान लो ये भी सब कुछ सेम है, अब फ़र्क क्या आ रहा है स्पेक्टेटर लिगेंड में, ये स्पेक्टेटर इफेक्ट कहते हैं हम इसको। स्पेक्टेटर बच्चा, स्पेक्टेटर का मतलब होता है दर्शक, दर्शक मतलब ऑडियंस। आप बिल्कुल सही समझ रहे हो। अब ऑडियंस दो किस्म की हो सकती है, या तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगी या तो डोनेटिंग होगी। बच्चों विड्रॉइंग डोनेटिंग तो उल्टा होता है, अपने को पता ही है, पर ध्यान रखना अगर विड्रॉइंग है तो जितना ज़्यादा विड्रॉइंग उतनी CO लेंथ कम, MC बॉन्ड लेंथ ज़्यादा। फिर से देखो, विड्रॉइंग ज़्यादा तो CO लेंथ कम, MC लेंथ ज़्यादा। डोनेटिंग ज़्यादा तो CO लेंथ ज़्यादा, MC लेंथ कम। ठीक बच्चों, तो आप इस प्रोपोर्शनैलिटी से सवाल को बड़ी आसानी से लगा ले जाओगे। ओके, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों, समझते हैं। अब मान लो ये एग्जांपल है हमारे पास, FeH2O होल 4 ClCO+2, Fe+2 में है FeH2O होल 4 ICO+2। तो बच्चों सब कुछ सेम है, फ़र्क ये है पहले वाले में क्लोरीन है, दूसरे वाले में आयोडीन। अब मुझे पता है आयोडीन का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है। अब क्योंकि आयोडीन का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ज़्यादा है तो EDG ज़्यादा तो MC बॉन्ड लेंथ कम, EDG ज़्यादा MC बॉन्ड लेंथ कम, जिसकी वजह से B वाले केस में आयरन कार्बन की बॉन्ड लेंथ कम होगी A वाले केस से। क्यों? क्योंकि आयोडीन की इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की पावर क्लोरीन से ज़्यादा होती है। इसकी वजह से आप ये वाला ऑर्डर देखने को मिल रहा है। ओके बच्चों, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, और आइंदा से कभी भी आपको सिनर्जी के किसी भी क्वेश्चन में या सिनर्जिस्टिक इफेक्ट के किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है बच्चों हमारा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल होता क्या है?
आप अगर कैलकुलेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जाओगे तो वो एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। जनरली लिगेंड्स का कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चों 2 होता है, पर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल जो है उसमें कुछ कंडीशंस है जो हमें ध्यान रखनी होती हैं। अगर वो नियरेस्ट नोबल गैस के बराबर है तब तो हम मानते हैं कि कॉम्प्लेक्स स्टेबल है, और अगर नियरेस्ट नोबल गैस के बराबर नहीं है तो हम उसको अनस्टेबल मानते हैं। तो फॉर्मूला आपके सामने है, एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। अब इसको अप्लाई करके देखते हैं। मान लो FeCN6 4 माइनस है, तो बच्चों Fe का एटॉमिक नंबर क्या होता है 26, ऑक्सीडेशन कितना है 2, 2 इंटू 6, क्योंकि हर एक का कोऑर्डिनेशन नंबर 2, तो बच्चों जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो यहाँ पे कितना है 6, और हर एक लिगेंड कितना डोनेट कर रहा है बच्चों यहाँ पे 2, 2 इंटू 6, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कितना निकल के आएगा 36। अब 36 के बराबर है, आर्गन के बराबर है, तो मैं कह सकता हूँ येस दिस इज स्टेबल। तो बड़ी आसानी से आप इसको समझ सकते हो। फिर से देखो, Fe बच्चों कौन से स्टेट में है, Fe यहाँ पे कौन से स्टेट में है, Fe यहाँ पे +2 स्टेट में है, तो 26 माइनस बच्चों समझ रहे हैं हम, 26 माइनस 2 प्लस 2 इंटू 6, और अगर आप इसको ऐड करते हो 36 आता है, तो मैं कह सकता हूँ ये आर्गन के बराबर है, जिसकी वजह से स्टेबल है। COCN6 3 माइनस, अगर COCN6 3 माइनस लो आप, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कोबाल्ट का 27 होता है, -3 प्लस 2 इंटू 6 विच अगेन कम्स आउट टू बी 36। सो दिस इज इक्वल्स टू अगेन ऑर्गन। मैं कह सकता हूँ कि ये वाला कॉम्प्लेक्स भी स्टेबल है। पर बच्चों ध्यान देंगे, ये रूल यूनिवर्सल नहीं है, मतलब ये हर जगह अप्लाई हो ऐसा सही नहीं है। अब आप कहोगे ऐसा कैसा, एक एग्जांपल और लेते हैं। FeCN6 3 माइनस, अब आप देखो यहाँ पे 26 माइनस 3 प्लस 2 इंटू 6 कितना आता है 35। 35 तो 36 के बराबर नहीं है, मतलब आर्गन के बराबर नहीं है, तो ये तो हाईली अनस्टेबल होना चाहिए था, पर बच्चों एक्चुअल में ये हाईली स्टेबल होता है। ये K3 FeCN6 के फॉर्म में पाया जाता है और उसको सॉल्ट एनालिसिस में हम यूज़ भी करते हैं। तो क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स स्टेबल है, तो मैं कह सकता हूँ कि भैया इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल जो है एक यूनिवर्सल रूल नहीं है। आई होप बच्चों आपको ये बात समझ में आई होगी। ओके, तो दूसरा रूल होता है, इसको हम कहते हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल। 18 इलेक्ट्रॉन रूल में बच्चों क्या करते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन रूल में हम जो है यहाँ पे कैसे करते हैं, आप टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालते हो। यहाँ पे आप टोटल इलेक्ट्रॉन नहीं, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो। कैसे निकालोगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑलमोस्ट वही है, बस यहाँ पे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपके 18 आते हैं, कितने आते हैं बच्चों 18 आते हैं टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तब तो आप कहोगे कॉम्प्लेक्स स्टेबल है, और अगर नहीं है तो कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल है। एग्जांपल के तौर पे कोबाल्ट अमीन वाला कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं हम। यहाँ पे आप देखो कोबाल्ट के पास 9 होते हैं इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में, -3 प्लस 2 इंटू 6 18 आ रहा है, बिल्कुल बहुत अच्छा स्टेबल कंपाउंड है। रूथीनियम कंपाउंड को देख लो अब, रूथीनियम आयरन के नीचे आता है रूथीनियम, तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हुए बच्चों, काम आएगा देखो यहाँ पे 6 प्लस 2 8, 8 माइनस कितना हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है इसका आप निकाल सकते हो 2, तो 8 माइनस 2 प्लस 2 इंटू 6 18 इलेक्ट्रॉन, अगेन ये वाला कॉम्प्लेक्स भी स्टेबल है। ये बच्चों उससे थोड़ा आसान है, क्योंकि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल में आप कितनों का एटॉमिक नंबर ध्यान रखोगे भाई, वो पॉसिबल नहीं है, जबकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ध्यान रखना आसान है। मैंने आपको कहा था आप 3D 4D 5D को लाइन से याद करो, एक ही ग्रुप में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमेशा क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो कोबाल्ट रूथीनियम वाला एग्जांपल आपको समझ में आया होगा, ठीक। पर बच्चों यहाँ पे ये रूल भी यूनिवर्सल नहीं है, ठीक। कैसे, अगर आप आयरन CN6 3 माइनस में देखो, तो आयरन के पास 8 होते हैं, 8 माइनस 3 प्लस 2 इंटू 6 कितने आए 17। अब 17 इलेक्ट्रॉन 18 के बराबर तो नहीं है ना, पर ये कंपाउंड आपको पता है, अभी अभी हमने देखा था स्टेबल होता है। तो अगेन 18 इलेक्ट्रॉन रूल भी यूनिवर्सल रूल नहीं है, पर EN से बेटर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें टोटल इलेक्ट्रॉन की जगह सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने पड़ते हैं। बच्चों ध्यान देंगे, अगर स्क्वायर मिलियनर कॉम्प्लेक्स है तो हम TVE को 18 से घटा के 16 कर देते हैं, तो अगर वो 16 के बराबर है बच्चों तब तो स्टेबल है, और अगर नहीं है तब तो हम उसको अनस्टेबल मानेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लो, मान लो मैंने ले लिया PdCl4 2 माइनस, तो PdCl4 2 माइनस में आप देख सकते हो पैलेडियम के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 10 माइनस 2 प्लस 2 इंटू 4 कितने आ जाते हैं 16 आ जाते हैं, तो कॉम्प्लेक्स जो है वो स्टेबल है। निकल अमीन कॉम्प्लेक्स ले लो आप, निकल के पास 10 होते हैं, 10 माइनस 2 प्लस 2 इंटू 4 अगेन 16, तो ये दोनों स्क्वायर मिलियनर कॉम्प्लेक्सेस हैं और दोनों के पास 16 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कंपाउंड दोनों के दोनों स्टेबल है। तो आई होप बच्चों ये बात आपको समझ में आई होगी, आपको ये EN रूल, 18 इलेक्ट्रॉन रूल और साथ ही साथ 16 इलेक्ट्रॉन रूल भी समझ में आया होगा। तो बच्चों आज हमने क्या सीखा, आज हमने देखा सिनर्जिस्टिक इफेक्ट, उसकी एप्लीकेशंस, उसके बहुत सारे क्वेश्चंस। दूसरा हमने देखा EN रूल क्या होता है।
उसको हमने अप्लाई करके देखा। दूसरा हमने फिर ये भी देखा कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल क्या होता है, और हमने आज ये भी देखा कि स्क्वायर विनर के केस में हम 16 इलेक्ट्रॉन रूल को चलाते हैं। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी, और अगर आपको ये वीडियोस समझ में आ रहे हैं, सही लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो बच्चों डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, ताकि मुझे भी हेल्प हो सके, आपको भी हेल्प हो सके, और जिसको आप शेयर कर रहे हो उसको भी हेल्प हो सके। थैंक यू बच्चों, थैंक्स अ लॉट।